फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो कि सरकार एक बिल लाई थी जिसे वो बोल रहे थे शांति बिल, लेकिन ये कानून लगभग बन चुका है। और अब इसमें इससे होने क्या वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, और किस प्रकार से इसके क्या तो एडवांटेजेस हैं हमारे लिए और क्या है डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। और ये जरूरी क्यों है, और हमारे जो एनवायरमेंट यानी क्लाइमेट चेंज के लिए भी, और साथ ही साथ भारत के ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम इसी पर आज बात करने वाले हैं कि ये जो शांति बिल है ये है क्या, और ये लाया क्यों गया है। वैसे तो भी ये एक तरीका से एक्ट बन चुका है, और इससे फायदा क्या होंगे वो सारी बातें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं विषय क्या है। विषय ये है कि सरकार जो है उसने 2047 तक 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का जो है वो भी न्यूक्लियर से, ठीक, उसका लक्ष्य रखा हुआ है। और अभी जो हमारी क्षमता है वो लगभग 8.78 गीगावाट है। अब अगर इससे देखा जाए तो लगभग 12 गुना हमें ये करना है। अब 12 गुना करना है तो उसके लिए कुछ तो मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो उसी की दिशा में ये जो स्टेप है, शांति बिल जो है ये लाया गया है। और इसमें कुछ खराबी भी कह सकते हैं, या फिर कहेंगे कि भाई हमारी मजबूरी है, हम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो आइए वही सब मैं दिखाने वाला हूं आपको। सरकार की परमाणु योजना, निजी कंपनियों को रिएक्टर बनाने और चलाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, इसके टेंडर्स हैं कि अब निजी कंपनियां जो है ये जो रिएक्टर्स हैं वो चलाएंगी। अब उसके अलग अलग संदर्भ में हम देख सकते हैं, सरकार ईंधन संवर्धन और कचरा प्रबंधन जैसे संवेदनशील कार्य संभालेगी। ठीक है, यानी कि सरकार क्या करेगी, यानी कि उनके लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके लिए यूरेनियम 235 इस तरह के जो ईंधन है वो प्रोवाइड कराएगी, और जो वेस्ट बचेगा उसको डिस्पोज करने का कार्य सरकार का रहेगा। ठीक है, दुर्घटना की जिम्मेवारी सप्लायर से, ये वाला जो महत्वपूर्ण है, देखो ये वाला जो क्लाउज है ना, पहले क्या था कि जो दुर्घटना होगी तो जो सप्लायर है वही जिम्मेवार होगा, लेकिन अब इसको जो है ट्रांसफर करके ऑपरेटर को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस वाले जो ये जो क्लाउज है इस पर थोड़ा सा जो है लोगों को भी शंका है, और जो अपोजिशन है वैसे तो उसकी बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो हर किसी चीज को ही अब जो है विरोध करते हैं। लेकिन अपोजिशन ने भी कहा कि भाई ये जो सही नहीं है, और एक आम आदमी के लिए इसकी हानि क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। यह बदलाव विदेशी विशेषकर अमेरिकी रिएक्टर आपूर्तिकर्ताओं के लिए व्यापार आसान बनाते हैं, क्योंकि वो इसी की आशंका को देखते हुए ज्यादा इन्वेस्ट करते नहीं थे भारत में, या अपना यहाँ पर जो है जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो यहाँ पर अपना जो इंप्लीमेंटेशन वो करते नहीं थे। तो अब उसको आगे आप सोचिए कि भाई हमें बनाना है 100 गीगावाट, तो अगर हमें ये सब करना है तो कहीं ना कहीं हमको कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा। आइए, विवाद और चिंताएं जो मैंने बताया है, इससे क्या है कि भाई एक ये जो देखो, एक जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म का जो वर्ड आता है ना बार बार, तो मैं आपको इसको बता देता हूं। इसका मतलब होता है जब व्यापारी यानी कि देश के अरबपति और सरकार मिलकर के कार्य करते हैं। अब बात यहां आती है कि ये खराब है, नहीं ये खराब नहीं है। कब तक खराब नहीं है, जब तक बैलेंस में है। यानी कि अब उद्योगपति ही आप कर सकते हैं, कोई आम आदमी तो भाई इतना पैसा लगा नहीं पाएगा, या कोई छोटा मोटा व्यापारी भी नहीं लगा पाएगा। तो उसके लिए अडानी, अंबानी और इनका नाम आता है। अब जैसे इनका नाम आएगा तो अभी तो जो कांग्रेस के राजकुमार है उन्होंने इसे इतना ज्यादा हाइप कर दिया है कि अब ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज सी हो गई है, कि अब अडानी अंबानी इनका नाम आता है तो लोग हंसने लगते हैं। जबकि एक गंभीर समस्या हो सकती है कि भाई अगर ये इसका जो नियंत्रण है अगर वो हट जाए, समझ गए, तो ये बहुत घातक हो सकता है क्रॉनिक कैपिटलिज्म। लेकिन बात वही है कि जो कह रहे हैं उनके शासनकाल में ये बहुत ज्यादा गंभीर था। तो यहां पर जो सवाल है वो नैतिकता का, यानी कि एथिक का है, कि भाई अगर आप किसी को चोर मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं। अगर आप कहोगे कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, तो अभी तो उसके एग्जाम्पल ऐसा देखने के लिए बाहर ज्यादा आए नहीं है। अब कोई विरोध भी करता है तो फिर आप जाकर के लगा लीजिए पैसा, उसमें आपकी तो औकात भी नहीं है। तो वो कार्य जो है वो अरबपति लोग ही कर सकते हैं, चाहे तो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, या और भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, या फिर बाहर से भी आ सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स बनकर के। अब है तीसरा है, निजीकरण गलत नहीं है पर चुनिंदा लोगों के हाथों में। अब बताइए मुझे कि और कितने नाम हैं जो इस तरह का इन्वेस्टमेंट या इस तरह का जो एबिलिटी, टेकिंग रिस्क एबिलिटी जो है किसके अंदर होगी, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा होगा। अब वो हर देश के अंदर ही कुछ छठे गिने जो है 4-6 परिवार होते हैं, या 4-6 फर्म होती हैं, जिसमें जैसा कि भारत में भी है उसी तरीका से अफ्रीका में है, इसी तरीका से अमेरिका में है। तो आप इसे कैसे कहोगे कि भाई जो निजीकरण है गलत नहीं है, पर चुनिंदा लोग, हाँ चुनिंदा ही लोग होते हैं जो इसे बहन कर सकते हैं, या उतना रिस्क ले सकते हैं, या अपना इतना मनी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है, हर देश की सच्चाई यही है कि निजीकरण जो होता है उसमें कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं, बस इतना समझ लीजिए आप। अब आ गई पारदर्शिता में कमी आई है, क्योंकि इसको आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया है। क्योंकि आरटीआई के दायरे में वही है कि भाई जो यूरेनियम 235 है, या फिर वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बाहर अगर लीक होगी तो उसको यहां से किसी दूसरे देश में जाने से उस सूचना को कोई असर पड़ सकता है, या इंटरनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हो सकता है। उसे लेकर के इसको आरटीआई के जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उससे भी बाहर कर दिया गया है। तो ये 4-5 चिंताएं थी जो मैंने आपको बताई है, जिसमें से दो जो है वो जो कॉनिक कैपिटलिज्म और निजीकरण। तो ये तो हम, अब आप इसे देखिए, ये दोनों के दोनों जो मसले हैं ये तो मजबूरी ही है, हर देश की
मजबूरी है, ये सरकार आओ वो सरकार हो। जब जिन राज्यों में अभी जो ये आरोप लगा रहे हैं वो भी इन्हीं के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेंटर है, गवर्नमेंट जो सेंटर की है या बीजेपी शासित राज्य वही है, नहीं नहीं, जहां पर इनके भी राज्य हैं जो अपने आप को इंडिया अलायंस कहते हैं, वहां पर भी यही लोग कार्य कर रहे हैं, अडानी अंबानी और ये 4 परिवार है। और ये सच्चाई है। अब जो कॉनिक कैपिटलिज्म है वो इन्हीं से बनेगा बाद में जाकर के, जो 4 परिवार है। अब बात है एथिक्स की है सारी, तो जो आरोप लगा रहे हैं उनका इतिहास इनसे भी बुरा है। इनका तो खैर अभी कुछ सामने है नहीं ऐसा, लेकिन उनका सब कुछ सामने है, कोर्ट में भी चले गए हैं बहुत सारे केस। अब देखिए, भारत की परमाणु ऊर्जा एक नई युग का सूत्रपात, महत्वाकांक्षी लक्ष्य, निजी क्षेत्र का प्रवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा पर निर्णायक बहस। अब वही है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ट्रांसफर कर दी गई है अब कंपनी को। और वो जो प्राइवेट कंपनी होगी, क्या वो वास्तव में कभी ऐसा ना हो कि ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कुछ जो सिक्योरिटी मेजर्स है उनके साथ कंप्रोमाइज करे और बाद में जाकर के उसकी जो सजा है वो आम लोगों को भुगतनी पड़े, ऐसी आशंका हमेशा रहती है। अब देखिए, अब लक्ष्य क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा जो है उत्पन्न करना हमारा लक्ष्य है। लेकिन अब के हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारा कितना है, 8.78, तो लगभग 12 गुना हमें करना है। तो उसके लिए कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब दूसरा देश अगर आपके यहाँ पर अपना इस तरह का टेक्नोलॉजी और ये सब करेगा तो वो भाई सारी जिम्मेवारी खुद तो लेगा नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा और क्रिएटा है, अफ्रीका है, बहुत सारी दुनिया है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ये तो करना पड़ेगा, सरकार किसी को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। वर्तमान क्षमता 8.78 गीगावाट, तो मैंने अभी आपको बताया है। मध्यावधि क्या है, वही है 2031 जो उसका मिड है, उसके बाद में 47 तक मैंने आपको बताया है। कब लक्ष्य है 22.38 गीगावाट, यानी कि 2031 तक कितना करना है, 22.38। अंतिम लक्ष्य 2047 है, जहां पर कितना करना है, 100 गीगावाट। और ये पूरा आप चार्ट देखना, इसका ये तरीका से दिखा गया। ये लक्ष्य भारत को कार्बन जीरो एमिशन, जो हमारा अभी COP 30 जो हुआ है, उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा COP 30, उसमें भी हमने दोबारा से वही है जो हर देश को कार्बन जीरो एमिशन की ओर आगे बढ़ना है। और ये देश जो है भाई, ठीक है, पैसा अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर उत्सर्जन होगा तो क्लाइमेट तो बराबर ही प्रभावित होने वाला है। शांति बिल परमाणु नीति, जो परमाणु नीति की नई संहिता है, ये संसद के दोनों सदनों से पारित और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल पर ये कानून लगभग बनी गया है। आप मान लीजिए, ये 2 प्रमुख अधिनियमों को निरस्त करेगा। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है जिसको निरस्त करेगा वो है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इसको निरस्त कर देगा। और दूसरा जो कानून होगा वो है परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010, यानी कि सिविल लाइबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। तो ये दोनों तो खत्म करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये खत्म नहीं करेंगे तो फिर लाइबिलिटी जो है ना वो शिफ्ट नहीं हो पाएगी। तो अब ये शिफ्ट होकर के ये जो है शांति बिल बना दिया गया है। देखिए, निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोलना, अब ये हमारी मजबूरी है। निजी क्षेत्र की भूमिका, संयंत्रों का स्वामित्व, ऑनिंग प्लांट्स, ठीक है, स्वामित्व किसका होगा, निजी क्षेत्र का। संचालन और प्रबंधन, ऑपरेशन और द मैनेजिंग, यानी कि ऑपरेटिंग भी होगी और उनका मैनेजिंग भी यही करेंगे। बिजली का उत्पादन और सरकार को बेचेंगे, प्रोड्यूसिंग ऑफ दैट, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द गवर्नमेंट, ठीक। अब सरकार का यहाँ पे देखेंगे, सरकार क्या करेगी, यूरेनियम ईंधन का, यानी कि उसका एनरिचमेंट ऑफ द यूरेनियम फ्यूल, ठीक है, उसका एनरिचमेंट का मतलब उसको और थोड़ा सा प्योरीफाई बनाएगी ताकि वो ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी, कम मात्रा ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके। परमाणु कचरे का निपटान, डिस्पोजल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है, इसका कार्य सरकार करेगी। संवेदनशील सामग्री का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेंसिटिव मटेरियल्स, ठीक है, ये सारा सरकार का काम होगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, दोनों पॉइंट को याद रख लेना, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी क्या है और कौन कौन से एक्ट को ये रिप्लेस करने वाला है, ये याद रख लेना। दायित्व का बड़ा बदलाव, सप्लायर से ऑपरेटर तक, परमाणु दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय जिम्मेदार कौन होगा, ठीक है। शांति बिल इस समीकरण को पूरा, अब देखना इसमें क्या है, पहले वो जो 2 बिल थे 2010 वाला, ऑपरेटर, पहले जैसे बताया था मैंने कि जो ऑपरेटर वो वित्तीय जिम्मेदारी थी उसकी, और बाद में ये जो है सप्लायर की जिम्मेवारी, पहले ऑपरेटर प्लस सप्लायर दोनों मिलकर के परमाणु विदेशी विशेष रूप से अमेरिकी कंपनियां जो है वो जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगी, जो मैंने आपको बताया है। अब क्या हो गया है, अब ये ऑपरेटर है, वित्तीय जिम्मेवारी है, लेकिन जो सप्लायर है वो यहां से अब गायब है, सप्लायर का इसमें कोई भूमिका है नहीं। क्लियर है, ये वाली चीज आप दोनों में अंतर है। केवल ऑपरेटर संयंत्र चलाने वाली निजी कंपनी जो है वो होगी। परिणाम क्या है, अमेरिका की जो चिंताएं थी जिनको लेकर के वो हमेशा भाई, इसीलिए हमें वो हमारे साथ ये जो है साझा नहीं करते थे या यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते थे परमाणु एनर्जी में। अब क्या हो गया है, रिएक्टर का जो आधार है वो 11, यानी कि जो उसका एक तरीका से ऑपरेटर रिएक्टर जो है, जो कंपनी होगी वो कितना प्रस्तुत रिएक्टर के आधार को देगी, वो देगी 11 मिलियन से लेकर के 330 मिलियन तक जो बीमा कवर है वो रखा जाएगा। अब सोचिए, इतना पैसा जो है कोई आम आदमी तो लगा नहीं सकता इसमें। तो एक नया नियामक ढांचा AERB, इससे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। बिल नियामक शक्तियों को केंद्रीकृत और मजबूत करता है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड और स्ट्रॉन्ग करता है उसे। यह है AERB, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, ठीक। ये जो प्राथमिक नियामक, जैसे अब अधिक स्वायत्तता दी गई है, NPCIL की भूमिका अब किसमें कम कर दी गई है और ज्यादा भूमिका किसने दी गई है, AERB को। परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद, इसका है
AERB परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद है ये, ठीक है, बोर्ड है ये, के निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है। विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण जो है वो दूसरा अपीलीय मंच होगा, ये वाला विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण। और ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में इसका जो है अंत में आप सर्वोच्च न्यायालय तक, अगर इसके प्रतिकूल खिलाफ कोई आपको अपील करनी है तो सर्वोच्च न्यायालय तक आप जा सकते हैं। परमाणु क्षेत्र से संबंधित जानकारी आरटीआई, जैसे मैंने आपको शुरू बताया था कि आरटीआई की सूचना से अब बाहर कर दिया गया, इसको बाहर कर दिया गया है, तो आप इसके विषय में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। सरकार का तर्क क्या है? गति, पूंजी और राष्ट्रीय लक्ष्य। सरकार का कहना है कि 100 गीगावाट का जो लक्ष्य है, अगर हमें उस तक पहुंचना है तो इस तरीका के कदम उन्हें लेने पड़ेंगे। समस्याएं जो मैंने आपको बताई, परियोजनाओं में देरी, सरकारी परियोजनाओं को पूरा होने में दशकों लग रहे हैं। जैसे काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उदाहरण कड़नकुलम, ये दोनों जो है इनको जो है देरी से अभी चल रहे हैं ये, इसलिए हमें अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो हमें ये सब करना पड़ेगा। वित्त की कमी, बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए आवश्यक भारी निवेश जो है सरकारी खजाने के लिए एक चुनौती है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ेगा। समाधान सरकार के अनुसार निजी क्षेत्र की दक्षता और तेजी से निर्णय लेने की जो क्षमता है, और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सरकार के जो कार्यालय है या सरकार जो है वो कम एफिशिएंट होती है अगर हम प्राइवेट सेक्टर को देखा है, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। या तो हो सकता है कि सरकार बदलने से वो जो पर्सपेक्टिव है उसे भी चेंज करने में लोग लगे हुए हों कि नहीं नहीं, अब सरकार ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, प्राइवेट वाले तो चोर हैं, ठीक है। लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करना, बस यही है। मैंने जैसे आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर जो है ज्यादा एफिशिएंट है, तो वो अच्छे से कार्य कर पाएगा। और फिर दूसरा जो है वो फंड की जो कमी है, सरकार जो हमेशा जूझती रहती है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा वेलफेयर के कार्य भी करने होते हैं जो बेमतलब के कार्य हैं, ठीक। तो इसलिए जो है सरकार नहीं कर सकती, और ये उनके अपना एक मतलब जो आर्ग्यूमेंट है उन्होंने ही दिया है। विपक्ष का विरोध, यह निजीकरण नहीं, क्रॉनिक कैपिटलिज्म है। अब विपक्ष का तो मैं मानता नहीं कि भाई विपक्ष की बात को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बात यह है कि जो सरकार और जो विपक्ष है वो एक दूसरे को चोर ही समझेंगे, यानी कि या तो समझते हैं कि हैं, या फिर वो ये दिखाते हैं कि भाई तुमसे ज्यादा तो हम सही हैं, है ना, तुम बड़े और हम छोटे चोर हैं। तो इसलिए उन्हें अगर सत्ता में ये आ जाते हैं तो इनका तो आपने देखा ही है 2004 से 14 का जो कार्यकाल है, किस तरह का भयंकर जो है कार्यकाल जो रहा है करप्शन से लिप्त। तो इसलिए तो ये तो मुझे नहीं लगता कि अब इन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो मैं आपको बताना था कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या है, इसको आपको जान लेना चाहिए। अब वही है, पहला तर्क आर्गुमेंट क्या है? नीतिगत यूटर्न है कि भाई 2010 में जब यूपीए की सरकार थी, तो वो जब ये सारे कार्य कर रही थी, तो जो विपक्ष जो था उसने सप्लाई लायबिलिटी वाला जो क्लाउज है, जो मैंने अभी बताया कि आपको जो रिपील कर दिया है इन्होंने, ठीक है, इसका समर्थन किया था। लेकिन जब ये सत्ता में है तो आज इसी को खुद वो क्या कर रहे हैं? रिपील कर रहे हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा है ओलिगार्की, मतलब ओलिगार्की क्या है? कि वही है कि जो अमीर लोग हैं उनकी सत्ता है, या वही इसके मेन खिलाड़ी हैं। हाँ भाई, पैसा है, ये सच्चाई है, जिसके पास पैसा होगा वही इन्वेस्ट करेगा, क्लियर है। तो इसलिए वो हर देश के अंदर ये 4 से 10 परिवार होते हैं जिनके पास अकूत संपदा होती है, इसलिए वही लोग जो है हमेशा सरकार जो है उनके साथ मिलकर के आगे चलती है। सरकार को चाहिए पैसा सरकार बनाने के लिए, और इनको चाहिए जो है उसी सरकार से पहले सरकार बनाएंगे और फिर सरकार के जो रिसोर्सेज है उनमें से अपना लाभ वो जो डोनेट करा है वो निकाल लेंगे। ये है कड़वी सच्चाई, आप मानो या ना मानो, बस इतना अंतर है कि अगर कोई सरकार जो है वो ऐसी है कि अपने देश के विषय में ज्यादा सोचती है, काम तो यही होना है, मैंने जो अभी आपको बताया है। लेकिन अगर ऐसी सरकार है कि जो देश के हित को भी पहले रखती है, जैसे कि बीजेपी की सरकार है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीका से भाई अमेरिका के साथ हमारे जो इश्यूज हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि आज भारत की सरकार उनकी जो पूरी शर्तें हैं उन्हें नहीं मान रही है। अब हम एक वीडियो में उसमें बनाऊंगा कि जो न्यूजीलैंड के साथ में जो एफटीए हुआ है, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो देखोगे आप तो लगेगा ऐसा कि उनके सांसद जो है वो भी विरोध कर रहे हैं कि भारत की ओर ज्यादा झुका हुआ है। तो अगर सरकार ऐसी है तो देश को जो है नुकसान कम होगा। अगर सरकार जो 2004 से 14 वाली है तो वो जो है हाँ जी वाली सरकार होगी कि अगर अमेरिका कहेगा कि भाई ये करना जी हो जाएगा उसके। अब देखो सरकार दोनों ही है, लेकिन मैंने हमें
हेलो। तो मैं ये बता रहा था कि जो आज की जो राजनीति है वो आदर्शवाद पर तो नहीं ही चलती है। तो ये सारी बात ये है कि भाई आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पहले से नहीं, पहले से सारा इन्फॉर्मेशन हर सरकार में होती है। जितने भी उद्योगपति होते हैं, जो सर, क्योंकि सरकार मैंने जो होता है ना, सरकार मिलकर ही चलती है, उन्हीं के साथ चलती है। इसलिए कोई भी ये सब कह रहा है तो ये सिर्फ चूरन है जो तुम्हें चटाया जा रहा है। आम जनता के लिए ऐसी बात होती है, ठीक है, कि वो बेईमान है, हम जो ईमानदार है हमें देखो, है सब वही, है ना। आप समझे, एक समान अवसर का रास्ता, विपक्ष का सुझाव। अब वो कह रहे हैं कि ये जो परियोजनाओं का वर्गीकरण, रिएक्टर को उनकी क्षमता और पूंजी निवेश के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटे। अब ये दे रहे हैं कि अपनी ओर से कि रिएक्टर जो है उनकी क्षमता और पूंजी को अलग अलग बांट दो, ताकि निवेशक जो है, छोटे निवेशकों को भी मौका मिले। अच्छी बात है। दूसरा है बड़े खिलाड़ियों को सीमित करना, कि भाई बड़े खिलाड़ियों को सीमित करो। अब बात यही आ जाती है कि अगर बड़े खिलाड़ियों को सीमित करेंगे तो फिर ये कहेंगे कि भैया बिड लगाई नहीं है इसलिए सरकार ने घोटाला करा है, ठीक है, वही 2G और 4G वाला जो। अब वही समझ में आ गई, बड़े घराने। अब भाई तुम भी तो वही कर रहे हो ना, अपने जहां जहां स्टेट में इनकी सरकार, वहां ये कार्य कर रहे हैं। तीसरा, चौथा है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावो। अब बात ये आती है कि अगर बिड नहीं लगाओगे तो प्रतिस्पर्धा, देखो जो चौथा पॉइंट है, और यहाँ देखो परियोजना का वर्गीकरण। वर्गीकरण होने पर तो समझ में आएगा, लेकिन वर्गीकरण में भी क्या आएगा कि जो बड़ा प्लेयर है ना वो इन्हें हर जगह मात देगा। दूसरी चीज, अब आप यहाँ पे देखो बड़े खिलाड़ियों को सीमित करना, दूसरा पॉइंट देखो और फिर चौथा पॉइंट देखो। तो यह है बड़े खिलाड़ियों को सीमित करना। अगर बड़े खिलाड़ियों को अगर आप सीमित करोगे, समझ गए, तो फिर प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ाओगे? नहीं समझे। आपको अगर कॉम्पिटिटिवनेस की बात होती है तो कंपटीशन में तो सब बराबर होते हैं, चाहे किसी की पढ़ाई हिंदी मीडियम से, चाहे हिंदी इंग्लिश मीडियम से, चाहे कोई आईआईटी वाला है, चाहे कोई बीए वाला है, एग्जाम में तो सबको सेम एलिजिबिलिटी चाहिए। तो अगर आप प्रतिस्पर्धा को बढ़ाओगे तो फिर बड़े खिलाड़ियों को सीमित नहीं कर पाओगे। तो इस तरीका के सुझाव तो विपक्ष देगा, आप सोचो। अब भारत का परमाणु भविष्य, एक साहसिक छलांग या एक खतरनाक जुआ। मेरा मानना तो यह है कि ये एक रिस्क है और लेना ही पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हो दवाई है, यानी कि किसी को कैंसर है तो कीमोथेरेपी उसका कोई विकल्प नहीं है। खतरनाक है कीमोथेरेपी, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं है। बस ये वैसा ही आप समझ लेना। 100 गीगावाट का लक्ष्य अगर पूरा करना है तो आपको निजीकरण जो है उसमें जाना पड़ेगा, और बड़े प्लेयर जो होंगे उनके साथ आपको जाना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि यहाँ कोई समाजवाद का कटोरा लेकर के नहीं बैठे कि सबको समान व्यवहार करा जाएगा, जो ज्यादा बिड करेगा उसको दिया जाएगा। अब आप चलाते रहो। डर है कि कदम वही मैंने जैसा आपको बताया कि भाई अगर प्राइवेट प्लेयर है तो कहीं ऐसा ना हो ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में, वो चिंता तो बिल्कुल है कि ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में वो कहीं जो है कंप्रोमाइज ना कर दे लोगों की सिक्योरिटी को। क्या भारत की गति और विकास के लिए एकाग्रता के जोखिम को संतुलित किया जा सकता है? वही है भाई। हाँ, तो कर लेंगे। तो इस प्रकार से आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि किस प्रकार से हमारी जो सिक्योरिटी है और ये एनर्जी और क्लाइमेट से जोड़ करके यहां से प्रश्न बन सकता है। तो ये आपको लेक्चर कैसा लगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से छूट गया हो तो वो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। आज आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।